अजीज दोस्तों, पिछले दिनों मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी कि अहमदिया ग्रुप के ख़िलाफ़ रेप और दूसरे क्राइम्स के हवाले से एक इंक्वायरी यूके में चल रही है, जिसकी मैंने वीडियो भी दिखाई थी और काफ़ी डिटेल में मैंने उसके बारे में बताया था। लेकिन वो मेरी गलती थी और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ सबसे कि वो मैं गलत समझा था। लेकिन नाम की सिमिलरिटी की वजह से ये गलती हो गई। मुझे कई जगहों से इस बारे में ईमेल आई और मैसेजेस भी आए। उसमें एक साहब ने ये जो डिटेल में ईमेल की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ये एक्चुअली दो अलग चीज़ें हैं। अहमदिया ग्रुप जो है ना, वो है अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी और इनका हेडक्वार्टर लंदन में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके लंदन में भी है और जर्मनी और तकरीबन दुनिया के मुल्कों में इनके हेडक्वार्टर हैं, जिनको पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था और ओनली कंट्री पाकिस्तान है जहां ये नॉन मुस्लिम डिक्लेयर्ड है। जबकि जो इंक्वायरी जिसके खिलाफ चल रही है वो मेरे लिए भी एक नई चीज़ है। वो है द अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट। और इन साहब ने मुझे बताया कि ये जिसके खिलाफ यूके गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है क्रिमिनल और रेप ऑफेंसेस के बारे में, ये शिया इस्लाम के अंदर से एक ग्रुप 90s में क्रिएट हुआ है, यानी कोई नया ग्रुप है। मैं वापस अपोलोजाइज के ये मेरी एक इग्नोरेंस थी क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि अहमदिया ग्रुप के लोग बहुत ही वेल बिहेव्ड होते हैं, क्राइम नहीं करते, मेहनती लोग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बेल्जियम में जितने दोस्त थे अहमदिया, वो काफ़ी जॉब्स करते थे और विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ लॉ रहे हैं। और पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान ग्रुप्स हैं उसमें मैंने अहमदिया कम्युनिटी जैसे लोग नहीं देखे। और कई मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मैं एक बार अहमदिया के जो बेल्जियम में मैं जब यूनाइटेड नेशंस जाता था जिनीवा, तो बेल्जियम में मेरे अहमदिया दोस्त थे, तो उनसे मैंने एक बार मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं आते यूनाइटेड नेशंस। तो वो मुझे ले गए थे अपने हेड ऑफिस में। वो ब्रसल्स के आउटस्कर्ट्स में इनका हेड ऑफिस था और वहाँ पे कुछ साहब लोग मुझसे मिले थे। तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि आप लोग क्यों नहीं आते, तो बोले हम लोग इसलिए नहीं आते कि हम किस कैटेगरी में आएंगे। मैंने कहा आप माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, तो क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं तो पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो बोला ये आपकी गलत फहमी है, हम नॉन मुस्लिम नहीं हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं। शिया, सुन्नी और इस्लाम के दूसरे सेक्ट हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, हम पक्के मुसलमान हैं। असल मुसलमान तो हम लोग हैं। तो हम वहाँ पे माइनॉरिटी तो काउंट करते नहीं अपने आप को। दूसरा ये है कि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं अहमदिया लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत के पंजाब में कादियान नामी जगह पे गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुए थे, तो वहाँ से ये सेक्ट बिलोंग करता है, इसीलिए इनको कादियानी भी कहते हैं। और पाकिस्तान में इनका जो मेन जगह है वो रबवा है पंजाब में, जिसका नाम अब शायद पाकिस्तान ने चेंज कर दिया है। रबवा का नाम चिनाब नगर या पता नहीं कुछ और नाम कर दिया है। तो इसलिए यह है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली मैंने ये बताना था। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जो टेररिज्म की वेव है वो हद से ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जा चुकी है और पाकिस्तान दुनिया के मसले हल कराने के लिए इंटरनेशनल ब्रोकर ऑफ पीस बना हुआ है। दुनिया भर में ईरान का मसला हो, फला मसला हो, ढुमका मसला हो, उन सब के हल कराने के लिए पाकिस्तान आगे जा रहा है, अपने मुल्क के मसले हल नहीं कर पा रहा। जब से ये आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, गठजोड़ ने पाकिस्तान पे कंट्रोल हासिल किया है, तब से सिचुएशन हालत ज़्यादा ख़राब है। यानी अगर आप 2016 से शुरू करें तो 898, 797, 939, 621, 591, 585
विक्टिम्स थी टेररिज्म की पाकिस्तान में, लेकिन 2022 में 971, 2023 में 1524, 2024 में 2081 और 2025 में 3413, 2026 उसको भी क्रॉस करेगा। तो ये वेव इतनी बढ़ती जा रही है, तो आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? चीन की जानिब से भरपूर कोशिश की गई थी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए, पाकिस्तान ने भी भरपूर ताउन किया, लेकिन मुसलसल अफगान तालिबान की जानिब से हटदर्मी की बुनियादी वजह क्या समझते हैं? वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा, वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती है। इससे पहले औरंगची में अफगान तालिबान ने कहा था कि हम तहरीरी तौर पर लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान में नहीं, मैं उन्होंने मेरे सामने इनकार किया हुआ। अच्छा, 3 दफा तो मैं उनको मिला हूँ। मैंने ये कहा है कि आप हमारे साथ हमें लिख के उन्होंने कहा हम जुबानी कलामी आपके साथ हामी भरते हैं, लिख के नहीं देंगे। ये मुझे कहा। अब ये पेशावर में एक्सप्लोजन हुआ है, ज़ोरदार धमाका हुआ है, और ये है कि कंट्रोल ये लोग कर नहीं पा रहे। अब ये भाई साहब डिफेंस मिनिस्टर, इजी एक्सक्यूज, वो इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। और भाई साहब आप क्या कर रहे हो भाई? पाकिस्तान की आवाम आपको अपना पेट काट के आपको सारा कुछ दे रही है, इतना बड़ा मैसिव बजट, और आपकी ये परफॉर्मेंस है। आपका फील्ड मार्शल लगा हुआ है पूरी दुनिया में ब्रोकरी करने के लिए, पूरी दुनिया के अमन का दलाल बना हुआ है, ठेकेदार बना हुआ है, अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहा। बलूचिस्तान का हाल मैं आगे बताता हूं। ऐसे में जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान में फलां जगह पे इंडिया के एजेंट घूम रहे हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म करने के लिए, पाकिस्तान कहता है हमें वो सारी जगहें पता है और पाकिस्तान उन पे हमले भी करने का कह रहा है, हालांकि हमले सारे सिविलियन जगहों पे होते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है जब आप वहाँ पे सब आपको पता है, तो पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ है ये आपको नहीं पता। अफगानिस्तान का पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ है। आपके अपने मुल्क से हो रहे हैं ना अटैक, तो यहाँ पे हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं है कि टेलीफोन पे बम फेंक रहे हैं यहाँ पे, या इंटरनेट पे वो व्हाट्सएप के जरिए बम मार रहे हैं, या धमाके कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। फिजिकली टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हालांकि वो टेररिस्ट नहीं है, ठीक है ना। मैं पाकिस्तान की ज़बान में वो टेररिस्ट है, मेरी नज़र में बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तंग आ गए हैं पाकिस्तान आर्मी की जिहादी पॉलिटिक्स से, तो वो पाकिस्तान आर्मी से आज़ादी चाहते हैं। अब जैसे कि बलूचिस्तान में ट्रेन धमाके से उड़ा दी गई, एक टाइम बम था, एक गाड़ी भी जाके लगी। शुरू की रिपोर्ट थी कि 24 मरे, 75 जख्मी हुए, फिर 30 की रिपोर्ट आई, और एक खबर मैंने यहाँ भी पढ़ी कि 60 विक्टिम्स हैं इस अटैक की। और ये ट्रेन जा रही थी पाकिस्तान आर्मी के लोगों को लेके बलूचिस्तान से बाहर, तो ये टारगेट करके इनको जो मारा गया है, तो सवाल फिर यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप लोग कहाँ थे। हालांकि इन्होंने अब कहा है कि पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स, वो जो कॉपर गोल्ड बेल्ट है ना, जहाँ से ये बलूचिस्तान की दौलत निकाल के चोरी कर रहे हैं, गोल्ड की और कॉपर की जो माइंस हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पैरामिलिट्री फोर्सेस डाल देगा। आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस पूरी हाईजैक हो गई थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने यह किया कि मिलिट्री के लोग जो अपनी छुट्टियों पे जाते हैं पंजाब, तो ट्रेन में उनको कहा है कि आप नहीं बैठो। कोयटा से या बलूचिस्तान से जब भी वो ट्रेन निकलती है तो आगे कहीं रोक के उसके साथ कुछ बोगियां जोड़ दी जाती हैं जिसमें ये होते हैं फौजी। अब
सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के सारे बलोच आज़ादी पसंद हैं, सारे बलोच क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए हैं। बलूचिस्तान के लोग एक एक पल की खबर अपने क्रांतिकारियों को दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लाख बोगियां चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, आप लोग 5 स्टार हवाई जहाज़ों में घूमो, आपका फौजी बेचारा ट्रेनों में जाए जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। बलूचिस्तान में ये पहला वाक़या नहीं हुआ ट्रेन पे। जाफ़र एक्सप्रेस के हाईजैक के बाद जाफ़र एक्सप्रेस पे एक बार और भी हमला हुआ था, और अब ये अटैक है जिसको बेशक शहबाज शरीफ कंडेम कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। आप लोग कहाँ हैं? अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको याद होगा कि एक हॉस्पिटल पे पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक करके 400 सिविलियंस मार दिए थे। उस पर यूनाइटेड नेशंस ने पूरी इंक्वायरी की है, और यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रिपोर्टर रिचर्ड साहब ने ये ट्वीट की है कि 16 मार्च को पाकिस्तान ने जो ड्रग रिहैबिलिटेशन के हॉस्पिटल काबुल पे हमला किया था, तो यूनाइटेड नेशंस की उनामा जो और एजेंसी है उसने वेरीफाई किया है कि 269 से ज़्यादा सिविलियन मारे गए थे, और हम इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं। सिविलियंस के ऊपर डायरेक्ट अटैक का मतलब होता है वार क्राइम्स, और हम तालिबान सरकार से भी कहते हैं कि आप अपने सिविलियंस की सिक्योरिटी को बढ़ाएं। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी का जो जंगी जुनून है ना, वो आज नया नहीं है। अगर हम थोड़ी सी ही हिस्ट्री को देख लें तो 71 में जो बुरी तरह मार खाने के बाद पाकिस्तान ने हमेशा सिविलियंस को ही टारगेट किया है। आप ये देखें कि 71 के बाद पाकिस्तान ने खालिस्तान और कश्मीर ये 2 शोशे छोड़े हैं, एक पंजाब में एक JNK में, और वहाँ पे टोटल टेररिज्म की पॉलिसीज़ चलाता रहा है पाकिस्तान, और वो टारगेट सिविलियंस होते थे। जितने भी टेररिस्ट अटैक हैं, अब कितने हैं आपको पता है। इंडिया में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, मुंबई में सीरियल बॉम्बिंग हुई, 26/11 हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। फिर कश्मीर में पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उड़ी हुआ, और कश्मीर में जो 12-15 साल लगातार जो टेररिज्म का खेल खेला गया। फिर कारगिल किया पाकिस्तान ने, सियाचिन किया। पाकिस्तान बुज़दिलों की तरह पीठ में वार करता रहा है, और अभी जो पहलगाम का जवाब दिया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए, तो पाकिस्तान की हालत ख़राब थी। 11 एयर बेसिस तबाह थे। दुनिया भर से पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा था कि भारत को रोको, और ये आपको लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान जो पहले कोर कमांडर थे सेंट्रल कमांड में, वो कह रहे हैं कि हमारी इंडिया के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें, और हम जो न्यूक्लियर बम की धमकियां देते हैं वो सिर्फ धमकियां ही हैं, वो सिर्फ हमारे लिए कुछ प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर ये रेकमेंड और एडवाइस करूंगा अपने लोगों को कि हम हर वक्त एक सरप्राइज नहीं दे सकते, सो वी मस्ट बी डबली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो जब आप कहते हैं डबली प्रिपेयर्ड, इससे मुराद क्या है? इसका मुराद ये है कि आप यू कैन ट्रिक योर एनिमी सम टाइम, बट यू कांट कीप ट्रिकिंग द एनिमी ना। यू हैव टू एक कन्वेंशनल एक कैपेसिटी रखनी पड़ेगी हमें, कन्वेंशनल कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे फियर ये भी हैं कि न्यूक्लियर एस्केलेशन में ये बड़े क्विकली तब्दील हो सकता है अगला कॉन्फ्लिक्ट, आपकी असेसमेंट? ये रेटोरिक है, न्यूक्लियर एस्केलेशन में नहीं हो सकता। न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए पहली बात यह है कि देयर आर नो 2 कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर हों और जिन्होंने इस वक्त जॉनसन एक दूसरे को जंग के साथ थ्रेटन किया हो। तो कोई ऐसी मिसाल नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है जिससे मैं कोट कर सकूं। लिहाजा हमको अपने अंदाजे से चलना पड़ेगा, अपने एनालिसिस से चलना पड़ेगा। न्यूक्लियर वॉरफेयर जो सी है, ये तो एक प्रोडक्ट है ऑफ फेलियर ऑफ कन्वेंशनल वॉर।
जब तक कन्वेंशनल वॉर, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, वहां तक ये तो न्यूक्लियर आप जो उनसे है आर्सेनल निकालते नहीं है, निकाल नहीं सकते। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर है, इट इज अ डिटरेंस अगेंस्ट वॉर, और अगर जंग छिड़ जाए तो देन इट इज अ वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी। ये है इसका न्यूक्लियर की बिल्कुल आखिर में आई एम श्योर यू विल गिव मी अ प्रिसाइज आंसर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इम्कानात हिंदुस्तान के साथ मुठभीड़ के, हिंदुस्तान की तरफ से प्रोवोकेटरी स्टेटमेंट्स के बाद एक कोई एक्शन के इम्कानात ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 क्या है अगले चंद माह में? नहीं, अगर आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द स्केल? 1 और 10? लड़ाई शुरू हो, न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लियर में तो बिल्कुल आई डोंट कंसिडर इट, आई डोंट कंसिडर इट। कन्वेंशनल वॉर? और कन्वेंशनल वॉर तो इट्स अराउंड द कॉर्नर, इट्स अराउंड द कॉर्नर, एनी टाइम अराउंड द कॉर्नर। हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी तो कर दी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अजीज़ दोस्तों, धुरंधर चल रहा है भरपूर तरीके से, और सुल्तान अजीज़ आज़म ये आईसिस खुरासान का हेड था, वो पाकिस्तान ने इसको गिरफ़्तार किया और फिर इसको किसी एजेंडे के तहत अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया। अफ़गानिस्तान मुसलसल पाकिस्तान पे ये आरोप लगाता है कि पाकिस्तान आईसिस खुरासान जो दाइश है उसको पाकिस्तान में जगह दी हुई है, उनको सेफ हाउसेस दिए हुए हैं और उनको ट्रेन करके रिसोर्सेज दे के अफ़गानिस्तान में हमले करने के लिए भेज रहा है। तो ये इस चीज़ से साबित होता है, पहले भी बता चुका हूँ कि एहसानुल्लाह एहसान भी, जो कि आईसिस ये टीटीपी का स्पोक्स पर्सन था, उसको गिरफ़्तार करके आईएसआई के सेफ हाउसेस से वो भाग जाता है। आप बताएं, आज तक एक बलोच नहीं भाग सका, आज तक एक पख्तून नहीं भाग सका, ये भाग जाते हैं। तो ये है, आपको जब फिक्र रहेगी सिर्फ भारत की। इंडियंस बड़ी तादाद में मिडल ईस्ट से उनकी फ्लाइट्स आ रही हैं, लेबनान से, मुख्तलिफ जगहों से जो वहाँ पे थे। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल, प्रोएक्टिव, एंड ईरान से बात करनी चाहिए कि हमारा तेल क्यों नहीं वहाँ से निकल रहा, इंडियंस का क्यों निकल रहा, ये क्वेश्चन है, एंड इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। अब ये देखें, ये कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि भारत के जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से क्यों गुजर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं गुजर पा रहे। तो भाई साहब, ईरान कंट्रोल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ईरान को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है, अमेरिका के कंट्रोल में है और अमेरिका के इशारे पे चीज़ें कर रहा है। इंडिया एक आज़ाद देश है और इंडिया के ईरान के साथ आज के ताल्लुकात नहीं हैं। ईरान के इस्लाम आने से पहले से इंडिया के साथ ट्रेडिंग ताल्लुकात थे, क्योंकि जब पर्शियन अम्पायर थी ये, और यहाँ से ज़ोरास्तानियन जो थे वो इंडिया रेगुलरली ट्रेडिंग करने आते थे। जब साइरस द ग्रेट पर्शियन अम्पायर के किंग थे, तो हिस्ट्री ये कहती है कि जितने इन्वेडर्स होते थे या जितने भी पूरी दुनिया को फतह करने निकलते थे, सिकंदर आज़म हुआ, तैमूर हुआ, इस मुसलमान हुए, मुग़ल हुए, गजनी हुए, ये सब ईस्ट की तरफ जाते थे, यानी इंडिया की तरफ जाते थे। इनको पता था कि दौलत सारी इधर है। लेकिन साइरस द ग्रेट पर्शियन अम्पायर जो कि इंडिया के बगल में था, वो कभी इस तरफ नहीं आया, वो वेस्ट की तरफ गया और इसने बेबीलोन, जो कि आज इराक कहलाता है, बेबीलोन और पूरी वहाँ की जितनी भी पुरानी हिस्टोरिकल सरकारें थीं उनको तहस नहस किया था। तो ईरान ने कभी भारत को वो नहीं किया। ठीक है, आप कहेंगे नादिर शाह वॉज एक्चुअली अफ़गान, अहमद शाह अब्दाली उसका दामाद था शायद। तो वो ईरान कुछ अरसे के लिए उनके कंट्रोल में था। अदरवाइज़ भारत के अगर कोई हमले आप देखें तो अफ़गानिस्तान से हुए हैं, सेंट्रल एशिया से हुए हैं, ये पर्शियन स्पीकिंग कंट्रीज ज़रूर थे लेकिन ईरान नहीं थे ये। तो ये कमर चीमा साहब, इसकी वजह ये है।
अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने ये खबर रखूँगा कि क्वेट की मीटिंग के लिए मार्को रूबियो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भारत गए और वहाँ पे मिशनरीज में भी गए और मीटिंगें भी हुई, कई बयान भी दिए। सवाल ये है कि इनके मार्को रूबियो के इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए 3 ऑफिसर गए। जयशंकर जी नहीं गए, फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि जब जयशंकर जी अमेरिका जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए मार्को रूबियो नहीं आता। तो भारत एक ऐसी मजबूत कंट्री है, खुददार कंट्री है कि उसने भी वो ट्रेंड रखा कि हाँ भाई ठीक है, आप आइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत लोकल लोग कर लेंगे। पाकिस्तान इन चीज़ों का सोच भी नहीं सकता। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वांस पाकिस्तान आता है, कुछ घंटे रुकता है, लेकिन उसके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे पूरी कैबिनेट खड़ी थी। ये तो शहबाज शरीफ का बस नहीं चलता था, वरना वो भी चला जाता। फील्ड मार्शल भी खड़ा था, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे खड़े थे। और वो आया भी कोई पाकिस्तान से डिस्कस करने नहीं आया था कोई चीज़ें, वो सिर्फ ईरान नेगोशिएशन के लिए आया था। आया, कुछ घंटे रुका और चला गया। कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई, कोई बिजनेस की बात नहीं हुई, कोई ट्रेड की बात नहीं हुई। जबकि मार्को रूबियो इंडिया आए और उन्होंने क्वेट से हट के भी कई चीज़ें डिस्कस की हैं। ये एंड पे मैं शहबाज गिल की वीडियो 2 मिनट की छोड़ के जा रहा हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि मार्को रूबियो को स्वागत और पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क बता रहे हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। जो हो रहा है वो आपके सामने हमने रख दिया। अब इंडिया में क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। मार्को रूबियो इंडिया पहुंचे हैं और वहां पर उनका जो इस्तकबाल है वो हमारी तरह लाइन में लग के हमारे वज़ीर ख़ारजा भी करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल भी करते हैं, हमारे सारे लोग कतार में हाथ बांधे खड़े होते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बताएगी। इस तस्वीर के अंदर इवन उनके सीनियर लेवल के जो हैं वो ब्यूरोक्रेट भी नहीं हैं, ये मिड लेवल के, मीन जूनियर से थोड़ा सा ऊपर, जब आप ये कह लीजिए ग्रेड 19 के ये अफसरान होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 20 के, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके मतलब मिड करियर जो ऑफिसर हैं, ये खातून खड़ी हैं जो इंडियन, वो देखिए गौर से, उनके कपड़ों को भी देखिए, उनके साथ जो मर्द खड़े हैं उनके भी कपड़ों को देखिए, तो वो अपने दफ्तरी कपड़ों में आए हैं। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आम डे टू डे दिन में उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उस दिन सुबह जाने के लिए ऑफिस में, उसी के साथ वो वहाँ तशरीफ़ ले गए। आप उनके बाल देख लीजिए, आप उनका पूरा अटायर देख लीजिए, आपको नज़र आएगा कि कोई ख़ास उन्होंने इसके लिए तैयारी शयारी नहीं की। वो जस्ट अपना एक ड्यूटी का एक, आप ये कहिए कि एक्टिविटी एक और है या एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसको अंजाम दे रहे हैं और वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को इंडिया के अंदर रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप ये दोनों तस्वीर या दोनों माहौल देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि एक मुल्क जो है, इंडिया जो है, वो इस वक्त एक जमहूरियत के साथ, या ये अलग बात है कि वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी ने अब जमहूरियत का गला घोंटा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल वहाँ पर आपको प्रेजेंस नज़र आ रही है। और जब आप पाकिस्तान में देखते हैं तो मोहसिन नकवी साथ साथ फिरते हैं आसिम मुनीर साहब के, और वो हर जगह पर होते हैं। मीन आसिम मुनीर साहब खुद ही हर जगह पर होते हैं और दौड़ लगी होती है दूसरी तरफ नून लीग में कि हम में से भी सीनियर तरीन आदमी कौन सा है जो हाथ बांध कर एयरपोर्ट पर पहुँच सके। सो मच सो, याद कीजिए कि हमारे यहाँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो इस वक्त फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो बहावलपुर रहीम यार खान पहुँच जाते हैं अबू धाबी के हेड ऑफ स्टेट को मिलने, भले वो इनसे मिलना चाहते हों या ना। वो आपको सारा माजरा वो हैंड हग वाला याद होगा जो तस्वीर वायरल हुई थी और उनके ऊपर फिर बहुत तनकीद हुई थी। आज मैंने आपको आगे चल के एक वीडियो भी दिखानी है, बाजी की वीडियो है, लेकिन उससे